गुड मॉर्निंग क्लास 9th। कैसे हैं आप सभी? चलिए बहुत ही बढ़िया। हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से अगली कविता मेघ आए। मेघ आए कविता लिखी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सन 1927 में हुआ है ना। इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बस्ती जिला है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। सन 1927 में इनका जन्म हुआ है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, वहाँ से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। आरंभ में उन्हें आजीविका हेतु काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। आजीविका मतलब अपने रहन सहन के लिए, अपना जीवन चलाने के खर्चों के लिए उन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। बाद में दिनमान के उप संपादक एवं चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया है ना। अब दो चीजें हैं। बाद में दिनमान के उप संपादक बने। दिनमान जो है वो एक पत्रिका है, ठीक है। दिनमान पत्रिका का नाम है जिसके वो उप संपादक बने थे। और चर्चित बाल पत्रिका पराग के संपादक बने थे। और पराग नाम की पत्रिका है उसके वो संपादक बने थे। दो चीजें ध्यान रखना है कि पहला तो ये है कि दिनमान के उप संपादक बने थे और पराग के संपादक बने थे। काठ की घंटियां, बांस के फूल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग उनकी प्रमुख काव्य संग्रह है या कविता संग्रह है ना। अब उनकी काठ की घंटियां जो है वो कविता संग्रह है जहाँ पर कई सारी कविताएं छपी है। बांस का पुल, वहाँ पर भी कई सारी कविताएं छपी है। एक सूनी नाव, यहाँ पर भी उनकी कविताएं छपी हैं। गर्म हवाएं, यह भी उनका कविता संग्रह है। कविता संग्रह का मतलब है जहाँ पर कविताएं छपी हो, है ना। जिस संग्रह में कविताएं हो, है ना, ये है। किसी किसी के कहानी संग्रह भी होते हैं, किसी के संस्मरण संग्रह भी होते हैं, किसी की यात्रा वृत्तांत संग्रह भी होते हैं, ठीक है। नई कविता के प्रमुख कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध एवं प्रचुर मात्रा में बाल साहित्य भी लिखा है ना। अब उन्होंने कविताओं के साथ साथ निबंध भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं और बाल साहित्य बहुत लिखा है। बाल साहित्य का मतलब है छोटे बच्चों के लिए कविताएं भी बहुत लिखी है ना। तो ये होता है बाल साहित्य। उन्होंने ज़्यादा बाल साहित्य लिखा है और प्रकृति पर कविताएं ज़्यादा लिखी हैं। उसके बाद में उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, फिर निबंध है, फिर नाटक है ना। इस तरह से उन्होंने अपने साहित्य का वर्णन किया है या साहित्य की प्रोग्रेस की है या साहित्य को बढ़ाया है। दिनमान में प्रकाशित चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए सर्वेश्वर बहुत चर्चित रहे, है ना। अब दिनमान पत्रिका थी, वहाँ पर अलग अलग कॉलम होते थे, अलग अलग स्तंभ होते थे, है ना। तो उसमें एक स्तंभ था चर्चे और चरखे, ठीक है। तो उसमें वो व्यंग्य रचनाएं भी देते थे, बाल कविताएं भी लिखते थे, है ना, और प्रेरणाएं देने वाली कविताएं भी वो लिखते थे। तो इस तरह की उनकी कविताएं खूब चर्चित हुई उस समय में। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, है ना। भारत सरकार द्वारा उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है। अब चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को अपने जीवन चलाने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ा, है ना। अब वह संघर्ष उनके ग्रामीण क्षेत्र में भी था और शहरी क्षेत्र में भी था। तो दोनों का तालमेल उनके जीवन में था।
और उसका अनुभव भी उनके पास में था। तो उनका कहना है कि सर्वेश्वर के काव्य में ग्रामीण संवेदना के साथ, मतलब ग्रामीण संवेदनाएं क्या होती है, ग्राम के लोगों की, गांव के लोगों की भावनाएं क्या होती हैं, उनकी संवेदनाएं क्या होती हैं, उनकी सोच क्या होती है ना, उनकी समस्याएं क्या होती है, उन्हें क्या तकलीफें होती, इन सब का सामंजस्य सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता में मिलता है। गांव के लोग कब इकट्ठा होते हैं, कब उनमें सौहार्द होता है, कब उनकी भावनाएं जागृत होती हैं, कितना मेल मिलाप होता है, किस तरह से वो रीति रिवाजों को मानते हैं, इन सब चीज़ों का गहन अध्ययन उनके पास में था और उन्होंने अपनी कविताओं में इस बात को भी लिखा है। साथ ही शहरी मध्यवर्गीय जीवन बोध भी व्यक्त हुआ है ना। शहरी मध्यवर्गीय मतलब न तो बहुत ज़्यादा गरीब न बहुत ज़्यादा अमीर लोगों की बात की उन्होंने, है ना। उन्होंने मध्यवर्गीय लोग जो होते हैं उनकी बात अपनी कविताओं में, अपनी कहानियों में, अपने नाटकों में ज़्यादा की है। यह बोध उनके कथ्य में नहीं है, भाषा में दिखाई देता है ना। यह बोध उनके कथ्य में ही नहीं, भाषा में भी दिखाई देता है। कथ्य का मतलब है कहना, है ना। मतलब अब जो वो कह रहे हैं, जो उनकी जो बोध है, जो उनकी जानकारियां हैं, उनकी जानकारियां सिर्फ कहने मात्र से नहीं है, उनकी भाषा में, उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में भी यह बोध, यह जानकारी, यह ज्ञान, यह अनुभव हमें दिखाई देता है ना। वो अपने अनुभव को अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी कहानियों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से समाज में प्रस्तुत करते हैं, समाज में परोसते हैं, समाज के लोगों को उस समय की स्थितियों का भी वर्णन कराते हैं। सर्वेश्वर की भाषा सहज एवं लोक की महक लिए हुए है ना। अब इनकी भाषा बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है, जो आम व्यक्ति भी या जनमानस भी इनकी भाषा को समझ पाता है। ठीक है। लोक की महक लिए हुए, लोक की महक लिए हुए मतलब उनके साहित्य में, उनकी कविताओं में, उनके नाटकों में ऐसे शब्द भी प्रयोग किए हैं जो मूल हिंदी से हट करके हैं, जो आधुनिक हिंदी से हट करके हैं, जो ग्रामीण अंचल में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने अपनी कविताओं में किया है, अपने साहित्य में किया है। इसलिए इन्हें लोकहित का या लोक की महक का कवि भी कहा गया है। चलिए कविता के बारे में पढ़ते हैं कि संकलित कविता में कवि ने मेघों के आने की तुलना सजकर आए प्रवास अतिथि से की है। ग्रामीण संस्कृति में दामाद के आने पर उल्लास का जो वातावरण बनता है, मेघों के आने का सच्ची वर्णन करते हुए कवि ने उसी उल्लास को दिखाया है। अब मान लीजिए हमारे गांव में कोई नया नया दामाद आता है, कोई नया नया जवाई आता है ना, तो उसकी कितनी खातिरदारी होती है। जैसे कि शादी हुई, शादी होने का जब पहली होली पे हमारे यहाँ मेहमान आता है, मतलब हमारा दामाद आता है या जीजा आता है या फूफा जो आते हैं पहली बार जब आते हैं, तो उनका कितना सम्मान किया जाता है ना, उनके साथ होली खेली जाती है और पूरे मोहल्ले के लोग उनको मान सम्मान देते हैं, देखते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जब प्रकृति में बादल आ रहे हैं, बादल आए हैं, तो उन बादलों की तुलना उन्होंने दामाद से की है ना, पाहुना से की है, मेहमान से की है कि किस तरह से प्रकृति में आते हैं, पूरी प्रकृति उसका किस तरह से स्वागत करती है, किस तरह से सम्मान करती है। तो यहाँ पर प्रकृति का पूर्ण रूप से उन्होंने मानवीकरण किया गया है। ठीक है। तो कल के वीडियो में हम कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने प्रकृति का मानवीकरण किया है मेघ आए कविता के माध्यम से। ठीक है। थैंक यू।